सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो, पंजाबी टीवी यूएसए वेख और सुन रहे सभी व्यूअर्स और लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों के ऊपर चर्चा होती है। करते हैं पूनिया जी का नमस्ते प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, शुक्रिया। सत श्री अकाल गुरप्रीत। सत श्री अकाल जी। रुक करें खबरों का। सबसे पहली खबर पर अगर हम जाएं तो अमर्त्य सेन पर विवाद हुआ है। चुनाव आयोग ने नोबेल विजेता को नोटिस भेज दिया है। क्या है पूरा माजरा? क्यों नोटिस भेजना पड़ा चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग ने नोटिस इसलिए भेज दिया क्योंकि एसआईआर चल रहा है और एसआईआर में अमर्त्य सेन का भी नाम काट दिया गया। आपको बता दें कि अमर्त्य सेन कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो भी इकोनॉमिक्स के फील्ड में। दुनिया भर के जो अपन कहें कि सबसे बेहतरीन उसमें इकोनॉमिस्ट में से माने जाते हैं। और हम सबको पता है कि दुनिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो हिसाब है, जो जिसकी बात होती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। हेलो। मल्टी जी डायम जी। जी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो दुनिया भर में है, उसका अगर किसी ने दुनिया में अगर जिक्र किया है अपने काम में, तो वो जी अमर्त्य सेन ने ही किया है। और अमर्त्य सेन ने ही दुनिया को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो दिया है, हम सबको पता है। तो जी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, उसको लेकर भी अमर्त्य सेन का बहुत सटीक काम है। लेकिन 90 साल के हो चुके हैं और उन्हीं का ही जो नाम है वो काट दिया गया है वोटर लिस्ट से। यानी कि भारत के ऐसे नागरिक जिनको पूरी दुनिया जो है उस उनके ऊपर फक्र करती है, उनका नाम ही इन्होंने वोटर लिस्ट से डाल दिया है। अब इसको तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने बंगाली प्राइड का इशू बना लिया है। और जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो कह रही है कि देखिए, जो बंगाल के सिरमौर हैं, बंगाली आइडेंटिटी से ही अमित शाह चिढ़ते हैं। और उसका जी जो एग्जाम्पल दे रही हैं वो अमर्त्य सेन का एग्जाम्पल बन गया है कि नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट का नाम एसआईआर में कट जा रहा है, तो एक आम गरीब आदमी का नाम कहाँ बचेगा। तो बड़ा इशू ये बंगाल की पॉलिटिक्स में बनता जा रहा है। और आज मैं आपको बताऊं, जैसे पंजाब में जो अकाली दल के आईटी सेल के इंचार्ज की गिरफ्तारी हुई थी सेम, और उनके पर छापेमारी हुई थी, सेम आज तृणमूल कांग्रेस के जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं, हेड हैं सूबे के, उनके घर के ऊपर छापेमारी हुई है। और उनके उनके ऊपर भी आज उनकी गिरफ्तारी की भी खबरें चली। और जी उसमें हालांकि जो तृणमूल कांग्रेस के वर्कर हैं उन्होंने गिरफ्तार नहीं होने दिया। सेंटर की जो एजेंसियां थी वो गिरफ्तार करना चाहती थी। और ममता बनर्जी ने तक बहुत सख्त रुख अपनाया है। और ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी अपने, हाँ, गृह मंत्री को समझा लीजिए आप, और अगर वो दोबारा बंगाल में ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसे कार्रवाई करेंगे तो हम उनको देख लेंगे। तो यानी कि ममता बनर्जी बिल्कुल फाइट के मूड में दिख रही है अमित शाह के नाक का सवाल है बंगाल। और इसी वजह से इतनी बेवकूफियां चल रही है कि कभी नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट का नाम काट दे रहे हैं एसआईआर में, और कभी जी। वहां के जो ममता बनर्जी की पार्टी के जो आईटी सेल के जो प्रधान है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश अमित शाह की टीम कर रही है। जी। और इससे आगे बढ़े तो उधर भारत जिस समय बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक तौर पर एक ऐसे ही मान ले कि दुविधा में पड़ा हुआ है अलग अलग कारणों को लेकर, उधर इसी चीज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ काफी रिश्ते बढ़ा रहा है, करीब आ रहा है। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसका रीजन हम सबको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था और जब पार्टीशन हुआ था, उस समय जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान था। पूर्व ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, वो पूरा हम सबको जो कंसेप्ट है वो याद है। 1971 में 1971 वो दिन था, वो साल था जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। और जो बांग्लादेश के जो मुसलमान थे उनमें पाकिस्तान के खिलाफ एक अजीब किस्म का गुस्सा भी रहा है, अलग किस्म की उनकी सियासत भी रही है। और बिल्कुल वो बंगाली आइडेंटिटी वाली
सियासत थी, हम सबको पता है वो दोनों ही मुल्क कभी पास उस लिहाज से रहे भी नहीं। बांग्लादेश हमेशा भारत के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो बेहतर रखता रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत के साथ जो बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ रहे हैं, और उसमें जो एक बड़ा कारण जो देखने को मिल रहा है, बड़ा कारण तो यही देखने को मिल रहा है कि जो नहीं है, अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का JF-17 जो थंडर फाइटर जेट है उसको लेकर एक समझौता दिखने को मिल रहा है, और उसमें अगर उन दोनों के लिए उन दोनों ही मुल्कों का समझौता होता तो एक बड़ी खबर होगी। और रॉयटर्स ने इसके बारे में खबर भी की है कि साउथ एशिया के जो बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स साउथ एशिया की, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं, संबंध सुधर रहे हैं, उसका एक संकेत है। और अगस्त 2024 में हम सबको पता है कि बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था, और उसके बाद जब तख्तापलट हुआ उसके बाद भारत के पास एक बांग्लादेश का बंदरगाह होता था जो कलकत्ता से बमुश्किल 20 किलोमीटर दूर है। उस बंदरगाह को भी बांग्लादेश ने भारत से छीनकर वापस चाइना को दे दिया है। तो वो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश चाइना के साथ अपनी बेटर स्थिति कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान वो दोनों हम सबको पता है कि मल्टी डायमेंशनल एयरफोर्स वॉरफेयर की प्रैक्टिस भी करते हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने अनसेड जो मदद है वो पाकिस्तान की थी, और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश वो दोनों नजदीक आ रहे हैं। तो ये साउथ एशिया की एक अलग किस्म की जियोपॉलिटिक्स बन रही है जो पहले नहीं थी। अब उसका क्या भारत पे असर होगा, क्या साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पे असर होगा, वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन अगर मुझे सरसरी तौर पे अभी एनालिसिस करना हो तो मैं कहूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की आपसी जो मित्रता है उसका नुकसान भारत को होगा। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि बांग्लादेश के साथ मित्रता बरकरार रखे, और चाइना और पाकिस्तान को भी दोनों को दोस्त ना बनने दे। लेकिन अब देखते हैं कि साउथ एशिया की जो बदली हुई परिस्थितियां हैं वो कहाँ जाएंगी। वैसे तो साउथ एशिया को एज ए यूनिट एक साथ काम करना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, सबको ही एक मजबूत यूनिट के तौर पर काम करना चाहिए, पर ऐसा दिखता नहीं है होते हुए भविष्य में। जी। और इससे आगे बढ़े तो उधर अमेरिका दूतावास ने भारतीय भारतीय जो छात्र हैं उनको भी चेताया है कि कानून तोड़ने पर वो भी रिपोर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। ये लगातार इस बारे में बात हो ही रही थी कि जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जब वो अमेरिका में जाते हैं तो वो अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं, और कई स्टूडेंट्स उनकी जो वीजा की जो अवधि होती है उसके बाद वहां पर रह भी जाते हैं और वापस भारत नहीं लौटते हैं। और वहां पर इलीगल जो माइग्रेंट्स होते हैं उनकी तरह रहना शुरू कर देते हैं। उसको लेकर ये चेतावनियां दी गई हैं। हम सबको पता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यूनिवर्सिटीज में अपना जो कोर्स है उसको छोड़ देते हैं और वहां पर फुल टाइम काम करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो उसको लेकर भी चेतावनियां कई हैं उसमें। चेतावनियां मतलब कई अगर कई लिहाज से देखें, अमेरिका की सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखें तो गलत नहीं है। अब देखना ये होगा कि इसका असर भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या होता है। वो तो मतलब उनकी जो अपन कहें कि आगे जो रिएक्शंस होंगे उनसे पता चलेगा। लेकिन जो एजेंसी है, अमेरिकन जो न्यूज एजेंसी है उसने बताया है कि यदि अगर कोई भी स्टूडेंट गिरफ्तार किया जाता है और किसी भी किस्म का कानूनन उल्लंघन करता है तो उसका वीजा रद्द कर दिया जा सकता है और उसको वापस भारत में वापस भेजा जा सकता है। अगर आप भविष्य में अमेरिकन वीजा के लिए अयोग्य हो सकते, आप इसके कारण आगे के लिए अमेरिका का वीजा आपको कभी नहीं मिलेगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है। जी। उधर बुलडोजर बुलडोजर का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 5 सालों में काफी तोड़फोड़ की है बुलडोजर ने, और आज फिर से संभल में भी बुलडोजर चला है। हाँ जी, वैसे तो ये दोनों अलग-अलग खबरें हैं, लेकिन दोनों खबरों को एक साथ अगर हम देखें, तो जी। ये बड़ा अजीब है कि आज उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने संभल में एक मस्जिद को गिराया है और वहाँ पर मकानों के ऊपर भी बुलडोज़र चलाया है। 3 मकान थे और एक मस्जिद थी, जिनको आज ढहा दिया गया है।
वहाँ के जो तहसीलदार हैं उन्होंने कहा कि ये सब अवैध थे, इसलिए हमने हटा दिया है, क्योंकि इन्होंने कब्जा किया हुआ था। और जी, जो हालांकि जो वहाँ पर जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सैकड़ों सालों से ये मस्जिद थी, लेकिन आज इनको गिरा दिया गया है। और उसमें लोगों ने यही कहा है कि जो ये मस्जिद थी जिसको आज गिराया गया है, इसके खिलाफ कुछ हिंदुत्ववादी, जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जो लीडर थे, उन्होंने शिकायत की थी, उनकी शिकायत के ऊपर गिरा दिया गया है। आपको जी, याद दिला दूं कि जो संभल है, वो शाही जामा मस्जिद को लेकर भी एक बार विवाद में आया था साल 2024 में। पिछले साल भी हमने उसके बारे में 2025 में उसके बारे में भी हमने पिछले साल खबरें की थी, और आपको बताया था कि संभल में कैसे शाही जामा मस्जिद को शिव मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। और एक बार तो लगा था कि जो बाबरी मस्जिद है उसको ढहाने के बाद वहां पर जैसे राम मंदिर बना है, तो उसके बाद इनकी जो सियासत है मस्जिदों को मंदिर बताने की, वो रुक जी, जाएगी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका एक कारण तो ये भी है कि आरएसएस का बहुत पुराने समय से एक नारा रहा है कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसी की कंटिन्यूटी मुझे दिखती है कि ये सिर्फ काशी और मथुरा में भी नहीं रुकेंगे। वाराणसी में हम सबको पता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर इन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी है। वहां का जो तहखाना है उसमें आजकल मूर्तियां रखी हुई हैं और वहां पर पूजा पाठ होते हैं। और जो जी, मथुरा में जो कृष्ण जन्म भूमि का विवाद है, वो भी ये लगातार तेज करते ही जा रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद, जो शाही जामा मस्जिद है, उसको लेकर भी इन्होंने दावा ठोक दिया है। ताजमहल को लेकर भी जो बात आप सुनते ही होंगे कि उसको कहते हैं कि ये तेजो महाल्य था, ये ताजमहल नहीं था, तो उसको लेकर भी दावे तेज किए जा रहे हैं। तो बेसिकली सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट नहीं करें, लेकिन मुस्लिमों के जो ऐतिहासिक चिन्ह थे, जो हिस्टोरिकल जी, हम अपन कह सकते हैं कि से रिलीजियस साइट्स हों, या फिर अगर आप मोन्यूमेंटल साइट भी समझें कि जो जी, ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, उनको भी टारगेट करने में जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है वो पीछे नहीं हट रही है। और शाही जामा मस्जिद थी वहां की, संभल की, उसको तो इन्होंने शिव मंदिर बताया था। आज एक दूसरी मस्जिद को तोड़ गिराया गया है। उसका केस, हालांकि उसका केस तो कोर्ट में चल ही रहा है। और जो आप बात कह रहे थे, जिसमें आपने कहा कि 5 सालों के अंदर बहुत सारी जो बुलडोजर जो जस्टिस है वो देखने को मिला है, जिसमें बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और ऑन द सपोर्ट, जिसको रफ जस्टिस भी आप कह सकते हैं, कि एक ऐसा जस्टिस जो बिना कोर्ट के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कर दिया गया हो प्रशासन द्वारा, तो उनकी घटनाएं बढ़ी हैं 379%, यानी कि 379% जो है उनमें ग्रोथ देखने को मिली है। उसको आप देखेंगे तो देखो, दो तीन चीजें हैं। रफ जस्टिस की घटनाएं हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो इस किस्म की घटनाएं थी कि बिना ही किसी चीज की जांच किए, बिना ही उस पे अदालत में कोई कार्रवाई किए, अदालत ने कोई सजा भी नहीं सुनाई, सीधा जाके जो स्टेट है वो सजा दे दे, वो हमें पता है कि जब फ्यूडल काल था उसमें बहुत होता था। और रफ जस्टिस की घटनाएं इनको बोला जाता था कि जब भीड़ कोई सजा सुना दे, या फिर जो मौके की हुकूमत है वो बिना ही किसी जांच के किसी बात की सजा सुना दे। तो ये रफ जी, जस्टिस की घटनाएं 2019 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। और एक जो आंकड़ा आया है कि जो 5 लाख से ज्यादा लोग इन बुलडोजर जस्टिस की घटनाओं के कारण अपन कह सकते हैं कि बेघर हुए हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग, बहुत बड़ी गिनती होती है कि 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं इन बुलडोजर जस्टिस की वजह से। जी। इससे आगे अगर हम बढ़े तो उधर 8 राज्यों में 15 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की आज धमकी आई, जिसमें हिमाचल हाई कोर्ट भी शामिल है। इसको कैसे देखा जाए? वैसे हम लंबे टाइम से इस पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल चल क्या रहा है। बार बार कभी स्कूलों को धमकियां, कभी किसी बिल्डिंग को, कभी किसी बिल्डिंग को, अभी ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की है, कैसे देखें इसको? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, जिसमें धमकियां मिली हैं ईमेल के माध्यम से, ये कोई नई खबर हम अपने बुलेटिन में नहीं कर रहे हैं। हम महीने में एक बार तो इस किस्म की खबर कर ही रहे होते हैं। कभी पंजाब में ऐसा हो रहा होता है, कभी दिल्ली के स्कूलों के साथ हो रहा होता है,
कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के साथ ऐसा हो रहा था कि धमकी, ईमेल से धमकी दी जाती है कि आपके कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम है और हम आपके कोर्ट को उड़ा देंगे। उसके बाद हम सबको पता है वही रूटीन चीजें होती हैं, बॉम्ब स्क्वाड आता है, कोर्ट को खाली करवा दिया जाता है, लेकिन निकलता कुछ नहीं। ये इस किस्म की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और आज 8 राज्यों के 15 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी मिली। इनमें हिमाचल हाई कोर्ट भी शामिल था। वही पुराना पैटर्न, ईमेल से जो सूचना दी गई। पंजाब के फिरोजपुर, मोगा, रोपड़ की जो कोर्ट थी, उनको भी थ्रेट कॉल दी गई। मतलब फिरोजपुर जिला हो या मोगा हो या रोपड़ हो, तीनों जगह पे आज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे उनको भी खाली करवाया गया, लेकिन बॉम्ब वगैरह तो कुछ मिले नहीं। और जो बॉम्ब स्क्वाड थे वो भी देखने को मिले, लेकिन उन्होंने जब चेकिंग की तो कुछ इस किस्म का मिला नहीं। सेम जी। बिहार में भी 4 कोर्ट्स को उड़ाने की बात आई, छत्तीसगढ़ में बात आई, मध्य प्रदेश में बात आई। तो लेकिन निकलता कुछ नहीं है इसमें। जो हमारे जो साइबर टीमें हैं पुलिस वालों की, वो भी कुछ नहीं कर पा रही हैं अभी तक। जो ये ऐसा कुछ कर रहा है उसको पकड़ नहीं पा रही हैं। सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन होती है कि देखिए तो डार्क वेब के थ्रू किया जा रहा है, डार्क वेब से ये धमकियां दी जा रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि डार्क वेब से दी भी जा रही हूँ, बिल्कुल हम पुलिस वालों की बात पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन इससे पैनिक कितना फैलता है, कभी स्कूलों में, कभी कोर्ट्स में, उससे लोग परेशान भी होते हैं और एक पैनिक सिचुएशन भी ट्रिगर होती है। तो इसका कोई इलाज किया जाना चाहिए। हम सबको पता है कि जो माइनॉरिटीज के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी थ्रेट कॉल दी जा चुकी है। हमको पता है कि मुसलमानों के कितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी बम से उड़ाने की धमकियां दी जा चुकी हैं। और हम सबको पता है कि हरमिंदर साहब को भी एक बार ऐसे ही थ्रेट कॉल दी गई थी। तो जब पता चला तो उसमें कोई कितना अब अभी तक कोई ठोस कार्रवाई उस मामले में भी नहीं हुई है। तो ये जो इस किस्म की पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की चीजें हैं, इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और जो पुलिस का जो फेल्योर है साइबर क्राइम को रोकने में, इसके ऊपर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करवानी है तो वो सूबे को जो स्टेट है उसको ध्यान देना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो। क्योंकि साइबर क्राइम की घटनाओं में हम सबको पता है इस किस्म की घटनाएं तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो साइबर फ्रॉड की घटनाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं इंडिया में। लोग बहुत परेशान हैं, उनके खातों से पैसे खाली करवा लिए जाते हैं साइबर क्राइम से। और ऐसे लोगों को डराने के लिए बम से उड़ाने की धमकियां भी बहुत आम हो चुकी हैं। जी, बिल्कुल। और उधर जेएनयू में मोदी और शाह के खिलाफ नारे लगते हैं और त्रासदी ये है कि उन नारों के ऊपर भी फिर बाद में एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये नारे लगे थे उमर खालिद के हक में और उसके साथियों के हक में, लेकिन उसके बदले उनको एक और एफआईआर झेलनी पड़ी साथियों को। बिल्कुल और बड़ी अजीब बात है कि मौके की हुकूमत के खिलाफ नारे भी नहीं लगा सकते छात्र, जबकि उनके जो छात्र नेता हैं उनको पिछले 5 साल 3 महीने से जेल के अंदर हुकूमत रखे हुई है। और हम सबको पता है कि जो जेएनयू है उसको खास टारगेट ये मौके की हुकूमत करती रहती है। उसका रीजन ये भी है कि जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जहाँ से देश भर में जहाँ पे भी कोई आंदोलन चल रहा होता है उसके समर्थन में वहां से सपोर्ट जुटता है। और मौके की हुकूमत अगर कोई गलत काम कर रही होती तो उसके खिलाफ भी एक आवाज है, वो जेएनयू से निकल कर आती है। इसी वजह से जेएनयू खास टारगेट पे रहता है। उमर खालिद हों या फिर उससे पहले कन्हैया कुमार हों, उन सबको जेलों में भेजा है। कभी इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा देते हैं, कभी कुछ। और अभी उमर खालिद के मामले में जब वहां के कैंपस के स्टूडेंट इकट्ठा हुए और उस फैसले का विरोध करने के लिए उन्होंने मोदी और अमित शाह के मुर्दाबाद के नारे लगाए और ये कहा कि मोदी और अमित शाह तुम्हारी कबर खुदेगी, तो उसके ऊपर जो है केस दर्ज कर लिया गया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि केस किसी हुक्मरान को डाउन डाउन कहने पे किस वजह से केस दर्ज किया जा रहा है। अरे भाई, लोकतंत्र ये इजाजत देता है कि आप मौके पे, जो मौके की हुकूमत होती है, जो तख्त पे जो राजा विराजमान है, उसकी आप मुर्दाबाद कह सकें, उसको कह सके कि हम आपके फैसले से सहमत नहीं है, आप जी, हमारे साथ बिल्कुल। गलत कर रहे हैं। तो ये जो अगर लोकतंत्र ये आपको इजाजत देता है तो आपको ये कर, मतलब उनके खिलाफ ये करने का आप तानाशाही कर रहे हैं उनके खिलाफ, अगर आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं तो ये बड़ा अजीब मामला है। और अब उनको देखते हैं कि पुलिस उन
जेएनयू के बाकी स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करती है या नहीं, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है और ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप सीधा-सीधा कह दीजिए कि हमारी तानाशाही चल रही है, फिर हम अपने लोकतांत्रिक जो हक हैं उनके ऊपर उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। एक तो आप दुनिया में दिखावा करते हैं कि आप दुनिया के बहुत बड़े लोकतांत्रिक मुल्क हैं और दूसरा आप फिर ऐसी हरकतें करते हैं कि आप जो आपके छात्र हैं वो अगर आपके मुर्दाबाद के नारे भी लगा दें तो उनके ऊपर आप केस दर्ज कर लेते हैं। तो बड़ा अजीब है ये मामला। जी। और ये भी बात है ना कि हमें पता ही नहीं चल रहा, क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि मोदी और शाह नेशनल एक नेशनैलिटी पे खतरा कैसे बन जाते हैं। अगर मोदी और शाह के खिलाफ नारे लगे हैं, वो देश के खिलाफ नारे कैसे बन जाते हैं। एक पर्सनैलिटी है और एक देश है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनको अभी एक ही दिखाया जा रहा है, कल्ट बनाया जा रहा है इन चीजों को। आगे चलें तो उधर पंजाब में ड्रोन्स आने कोई नई बात नहीं है, ड्रोन आते हैं और वापस चले जाते हैं। क्या बात है अभी, क्योंकि पुलिस इसमें तोड़ ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। हाँ, मैं जैसे बात ही कर रहा था कि टेक्नोलॉजी के मामले में तो हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं और जो जी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि जो पाकिस्तानी ड्रोन्स थे उन्होंने काफ़ी हलचल सीमा के ऊपर भी पैदा की थी और इधर बाकी जो इलाके हैं वहाँ तक भी पैदा की। बहुत सस्ते ड्रोन पाकिस्तान छोड़ रहा था और हमारे जो बहुत महँगे डिफेंस सिस्टम है उनको कंट्रोल करने में लग रहे थे। अभी जो बात आ रही है निकल कर वो ये बात निकल कर आ रही है कि ये गो बैक होम ड्रोन्स है, यानी कि इनमें कमांड दी जाती है कि रिटर्न टू होम एक कमांड होती है ड्रोन्स के अंदर कि एक बार ये छोड़े जाते हैं उसके बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम के हत्थे चढ़ने से पहले ही ये वापस घर को लौट जाते हैं। तो जी। ये एक चक्कर है और इसका मतलब नुकसान तो नो डाउट भारत को हो ही रहा है क्योंकि इनको जो बताया जा रहा है, जितना मेरी जानकारी मुझे जो मिली है उसमें ये मिली है कि ये सर्विलांस ड्रोन है, यानी यानी कि भारत की सरहद की सर्विलांस पाकिस्तान कर रहा है। तो ये काफ़ी खतरनाक है नेशनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन के लिहाज से। जी, उधर अगर वेदर की बात भी कर लें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब शीतलहर में है इस समय। शीतलहर चल रही है बिल्कुल, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और जितना भी हिमालय के प्लेन्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये सारे इलाके ही बहुत ठंड में गुज़र रहे हैं इनकी जो रातें हैं और पंजाब में तो जो लोहड़ी का त्योहार है वहाँ उस तक येलो अलर्ट जारी किया गया है और अभी दम घुटने से भी एक मौत हुई है और ठंड के कारण और उन्होंने अंगीठी जलाई हुई थी कमरे में और मजदूर जोड़े थे, दोनों की शादी हुई थी 6 महीने पहले और दोनों सो गए और उनकी मौत हो गई है दम घुटने के कारण। पंजाब में कुछ दिन पहले हमने खबर भी की थी कि जालंधर में एक शीतलहर की चपेट में एक नौजवान की डेथ भी हुई थी। तो शीतलहर है, बहुत ठंडी हवाएँ चल रही हैं और मैं देख रहा था कि हिमालयाज़ में तो कई जगह पर -10 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है और बर्फ जो हिमालय की ऊँची चोटियाँ हैं वहाँ पर बर्फ पड़ रही हैं। उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर जो लोअर जो शिवालिक हिल्स हैं, वहाँ तक ठंड का कहर पहुँचेगा और शिमला में भी बर्फबारी 2-4 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ ही समाप्त होता है। आप जुड़े, जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद।